आधार कार्ड, जन आधार नंबर अथवा जन आधार रसीद पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। नजदीकी ई मित्र पर अथवा स्वयं ही योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। ग्राम एवं शहरी स्तर पर शिविर लगाकर भी किए जाएंगे पंजीकरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट में जो प्रबंधन किया है उसकी सराहना विश्व स्तर तक हुई है, लेकिन संक्रमण का संकट अभी टला नहीं है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के कई राज्यों और राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। अब कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है वही सतर्कता, वही सावधानी, ताकि कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या आईसीयू का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। पुलिस और बदमाशों में हुई दिन दहाड़े मुठभेड़, 2 बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला गया, आजम खान की रिहाई की मांग की गई। आगरा आए रालोद मुखिया जयंत चौधरी, पुलवामा शहीद की शहादत पर हुई राजनीति। और अब खबरें विस्तार से। बिजनौर के मंडावर रोड पर स्थित मालन नदी के पुल पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। कई घंटे चले राउंड फायरिंग में 2 बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जबकि पुलिस का एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और घायल पुलिसकर्मी सहित 3 को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि गत जून माह में मुथूट फाइनेंस में एक बदमाश ने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी, लेकिन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने इमरजेंसी सायरन बजाकर बदमाश को भगा दिया था। बदमाश की घेराबंदी के दौरान मुथूट फाइनेंस कंपनी के बाहर खड़े पॉपकॉर्न बेच रहे एक युवक की भी दहशत में मौत हो गई थी। तब से पुलिस बदमाश की तलाश में जनपद बिजनौर की खाक छान रही थी। तो वहीं आज पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश लूट की योजना बनाकर घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। तभी बिजनौर स्वाट टीम ने स्थानीय पुलिस की ने मालन नदी के पुल पर घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस को आत देख बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी, जबकि जवाबी फायरिंग के अंदर 2 बदमाशों के पैर पर गोली लग गई, जबकि पुलिस का एक जवान भी गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिसकर्मी सहित 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी बिजनौर ने बताया कि ये बदमाश गैर जनपद के हैं और जो कि बिजनौर में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। बदमाशों के साथ क्या मामला है? देखिए, आज हमारी पुलिस सुबह से ही चेकिंग पे थी और हम लोग लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ये खबर थी कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आएंगे और कोई वारदात को अंजाम देंगे। इस सूचना पर चेकिंग चल रही थी। मंडावर चौराहे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग वापस लौटे तो पुलिस टीम, हमारी जो स्वाट टीम थी, कोतवाली पुलिस की टीम थी, इनका पीछा की। जहां घटना स्थल है यहाँ देख रहे हैं, आके इन्होंने पुलिस पार्टी की फायर किया जान से मारने की नीयत से। हमारे एक सिपाही कांस्टेबल बादल ढाका को गोली भी लगी और ये 2 जो अभियुक्त थे, दोनों को मुठभेड़ के दौरान घायल हुए, इनके गोली लगी है। उपचार के लिए इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ जो हुई, उस पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनमें से एक का नाम रंजीत उर्फ बिट्टू है, जो कि फौजी लिखता है, रंजीत फौजी। यह बर्खास्त शुदा एनएसजी का कमांडो है, पटियाला का रहने वाला है। दूसरा अमजद है, हरसौली गांव का, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर निवासी है। इन दोनों के ऊपर इनाम घोषित है चुरू, राजस्थान से। अभी जून माह में इन दोनों ने मिलके और इनके साथी और भी हैं, इन लोगों ने मणिपुरम गोल्ड से सोना चुराया है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 300 ग्राम सोने के जेवर हैं जो बरामद हुए हैं। इसको कनेक्ट किया जाएगा कि कहां से इन लोगों ने लूट की थी। कितने पिस्टल बरामद हुए बदमाशों से? 2 पिस्टल बरामद हुई है। अभी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसमें से मैं बताना चाहता हूं कि एक बदमाश जो ये रंजीत फौजी उर्फ बिट्टू है,
इसकी पहचान हुई है। विगत 19 जुलाई को जो मणिपुर हमारे यहाँ मुथूट फाइनेंस वालों के यहाँ जो इन्होंने घटना कारित करने का प्रयास किया था, उसमें सम्मिलित है ये। खबर शाहगंज से है, जहां पर जिला कांग्रेस पार्टी आगरा के जिला कोषाध्यक्ष एवं 88 विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर राशिद चौधरी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय केदारनगर शाहगंज में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें डॉक्टर राशिद चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में जनता को जगाने का काम अब कांग्रेस सरकार करेगी। सपा जब अपने नेताओं की नहीं हुई तो आम जनता के लिए क्या होगी। माननीय आजम खान की रिहाई के लिए सपा ने कोई प्रयास नहीं किया। उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया है, जबकि माननीय आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और उनके प्रयास से कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी नहीं हुई और न ही उनको छुड़ाने के लिए कोई आंदोलन किया गया। अखिल भारतीय असंगठित कामगार क्षेत्र के अंदर जिला चेयरमैन मुन्ना मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को भुखमरी की कगार पर लाकर धकेल दिया है। जनता चारों तरीके से त्रस्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्य कर रही है। जिस तरह से माननीय आजम खान को बदले की भावना के तहत जेल में डाला गया है, वह सही नहीं है। आजम खान की रिहाई के लिए हम मांग करते हैं और रिहा करने के लिए मुस्लिम समाज को एक होना अत्यंत आवश्यक है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। किस विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? आज हमारे डॉक्टर राशिद चौधरी जी के तरफ से, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष हैं, एक प्रेस वार्ता रखी गई है और भावनात्मक प्रेस वार्ता ये है जो एक समुदाय से जुड़े हुए, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने मुल्ला मुलायम का नारा दिया गया था और मुसलमानों को बरगला के बहला फुसलाकर उन्होंने वोट अपने वोट बैंक में वो कर लिया। उसमें आजम खान जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा और इस सरकार को बनाने में आजम खान का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, परंतु मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अखिलेश जी को सरकार भी बना ली है उनके नेतृत्व में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार ने बदले की भावना के तहत जिस प्रकार आजम खान के साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझे नहीं उम्मीद है कि जिंदा वो हॉस्पिटल से वापस आएंगे, ना जिंदा उनको आने दिया जाएगा। आजम खान जी, हमारा भारत सर्वधर्म समभाव की भावना को रखता है। सरकार पहले भी थी, पहले भी विपक्ष थे और पक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमारे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, राजीव गांधी जी थे, लेकिन उस समय में विपक्ष की भूमिका जरूर निभाता था, लेकिन शालीनता और हर चीज़ की तरह एक पैगाम हुआ करता था। परंतु अब उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी वो विपक्ष नहीं रही, अब वो सरकार न रहा जो जिस पर बदले की भावना के तहत ये बलि का बकरा बनाया जाता है। भयभीत कर रखा है उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के विपक्षियों को कि कुछ बोलोगे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आजम खान साहब का एक ही दोष है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए विपक्ष की अहम भूमिका उन्होंने निभाई और उस अहम भूमिका के कारण उन्हें आज जेलों में सरा दिया, हॉस्पिटल में सर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार की, समाजवादी पार्टी सरकार की, जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते हुए आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को लहरा के सरकार बनाया, लेकिन उनके साथ गद्दारी किया। मैं आह्वान करना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से, अब भी सचेत हो जाइए। अगर अब आप सचेत नहीं हुए तो आप कहीं के नहीं छोड़े जाएंगे। समाजवादी पार्टी केवल यादवों की पार्टी बन के रह चुकी है, मुसलमानों का चालू करने वाला। मैं डॉक्टर राशिद चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है, हम मुस्लिम समाज और कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से
आजम खान जी की रिहाई को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम समाज के अंदर रोष है, मुस्लिम समाज में एक आजम खान जी की एक अच्छी छवि है और समाजवादी का जो वोट है वो आजम खान साहब के नीति से अखिलेश यादव हमेशा से आजम खान जी के नाम पर वोट लेते रहते हैं हर समय के लिए। पर आज की डेट में अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा को लेकर आह्वान कर सकते हैं जनता से और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके प्रति रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अच्छा किया है मुसलमानों के साथ और अखिलेश यादव को इतना सोचना चाहिए कि जिस नेता के नाम पर आपने मुसलमानों का वोट लिया है, जिस नेता के नाम पर आपने सरकार बनाई है, मुसलमानों का वोट लिया है, उस मुसलमानों के रहनुमा को, मसीहा को, आजम खान साहब को रिहा करना चाहिए। और हमारी उम्मीद रहती है, मुस्लिम समाज चाहता है कि अखिलेश यादव वाकई में एक नकारा इंसान है जो एक मुसलमान के मसीहा को रिहा नहीं करा सकते। वो समाजवादी पार्टी के से कोई भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हम उम्मीद क्या जताएं कि वो बिल्कुल भी आज की डेट में अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, हो सकता है किसी दबाव में नहीं बोल रहे हैं, उनको सरकार बनानी है या नहीं बनानी वो जानते हैं। पर मुस्लिम समाज के जो मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के अंदर, उनको तो आजम खान साहब की आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे मेन कारण उनका समाजवादी पार्टी का नारा था मुलायम सिंह की मजबूरी है, आजम खान जरूरी है। उसके बाद भी अभी समाजवादी पार्टी उनके लिए आगे नहीं आती, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मेरी उम्मीद ये है कि मुलायम सिंह को मुल्ला जी कहा गया है, पर आज तक हो सकता है मुलायम सिंह जी ने अपने आप को करके दिखाया है, वो फिर भी मेरे अनुसार माना जाता है फिर भी ठीक है। पर आजम खान साहब ने पूरा अपनी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ पूरी समाजवादी को तन मन धन से मजबूत करने का काम किया और सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को बनाने का काम किया। पर आज की डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आज मुसलमानों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया है कि अखिलेश यादव जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले 2022 के अंदर चुनाव है, आजम खान साहब को रिहा कराने की मांग के लिए वो मजबूती। खबर आगरा से है, जहां पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी आगरा पहुंचे हैं और शहीद कौशल कुमार रावत के परिवार से मुलाकात कर परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया है और कहा कि राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। पीड़ित परिवार को राज्यपाल से मिलवाने का भी आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर में पूरे वादे करूंगा और नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। शहीद परिवार ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अब तक कोई भी सशस्त्र लाइसेंस नहीं मिला है, अब तक कोई भी जमीन नहीं मिली है, अब तक शहीद के नाम पर कोई भी चौराहा नहीं बना है, अब तक कोई भी शहीद की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया है और अब तक शहीद के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। थाने में बैठे जाने से आहत है शहीद परिवार और उप जिलाधिकारी नगर ने सभी आरोपियों को सिरे से नकारा है। बातचीत आपकी हुई है? ममता जी जो वीरांगना है, कौशल जी जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी धर्मपत्नी है, बहुत बहादुर महिला है और मुझे दुख हुआ और उन चित्रों को देखने वाले, उस घटना की जानकारी रखने वाले सभी को दुख हुआ कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे उनसे मिलके ये लगा कि वे बहुत जागरूक हैं और उनकी मांग भी जायज़ है। ऐसे परिवार के लिए सरकार को तो सब कुछ, सारे खाते खोल देने चाहिए, कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे देश के हर समाज की है। ये एक सोशल इशू है, एक मोरल इशू है, नैतिक इशू है और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। जो सरकार, सभी को पता है कि राजनीतिक विश्लेषण पिछले चुनाव का जो हुआ था, यही हुआ था कि पहले लोगों के अंदर नाराज़गियाँ थीं, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद जो एक माहौल बना, लोगों ने तय किया देश के कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते और फिर दोबारा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। राष्ट्रवाद को एक इशू बनाकर आज भी लोगों के बीच वो जाते हैं, चुनावी मैदान में इन्हीं विषयों को लेकर आगे रखकर वोट मांगी जाती है। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी जो वादे इनको किए गए, इन्होंने नहीं मांगा, इनको वादे किए गए सरकार के माध्यम से हुए। बीजेपी के वर्कर गाँव में चुनाव के माहौल में आए, उन्होंने किया और 2.5 साल बाद वो वादे नहीं पूरे कर पाई सरकार। तो स्वाभाविक है
पीड़ित है परिवार। मैं उनकी माताजी से मिला, कौशल जी की माताजी, 75 साल से ज़्यादा उनकी आयु है और कई चक्कर वो डीएम के यहाँ काट चुकी है। अब ये किसका अपमान है? हम सब का अपमान हो रहा है, हम सब के मान सम्मान की लड़ाई है। हमने ये तय किया है कि चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे इस परिवार से जुड़े हुए कई प्रतिष्ठित लोग हैं, वकालत भी करते हैं अलग अलग स्तर पे, कोई हाई कोर्ट पे हो या सुप्रीम कोर्ट पे हो, तो हम उनकी मदद कानूनी इस लड़ाई में लड़ने में भी करेंगे। साथ ही अगर एक सप्ताह में सरकार इनकी बातों को नहीं मानती, जो वादे इन्होंने किए थे सरकार ने इनको, तो यहाँ हमारी पार्टी की यूनिट विरोध दर्ज करेगी। और कल ही मैं राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखकर और उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल से समय मांगकर कि परिवार वहाँ तक पहुँचे। मुख्यमंत्री के दरवाजे या किसी के दरवाजे जाने की इस परिवार को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनके दरवाजे सरकार आनी चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सर, प्रमुख मांग क्या है इनकी? जबकि 5 मांगे थी, प्रशासन का कहना है पूरी मांगे कर दी गई है। और आज जैन जी आए थे, आपको क्या आश्वासन देके गए, किस तरीके के आश्वासन देके? जैन जी ऐसे मुझे ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और अगर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक शहीद का दर्द देख के नहीं, जैसे उन्होंने मुझे थाने में पहुंचा दिया गया था, वो मेरी वीडियो देख के नहीं और उसके चक्कर में परेशान हुए थे, इस चक्कर में वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। आपकी क्या क्या मांगे अभी अधूरी है, इनको लेके आप? मेरी मांगे अभी सारी अधूरी हैं। अभी मेरी मांगे अभी कोई पूरी नहीं हुई है। एक उन्होंने लेटर बनवा दिया था मेरे पे, तो उस पर उन्होंने साइन करवा लिए थे और ज़मीन के लिए ये बोल दिया था कि हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से तत्काल में खड़े हो जाओ, इससे हमारे मतलब अधिकारियों की नज़र में ये हो जाएगा हमने तो आपका काम कर दिया गया है। आज जैन चौधरी जी आए, क्या आश्वासन देके गए, क्या बात हुई है? मैं बता तो रही हूँ, उन्होंने यही बोला है ना कि हम आपके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे और गवर्नर जी से वो मुलाकात करेंगे, उनसे मिलने की बात करेंगे, तो उन्होंने ये बोला है। अभी किन विभागों से आपका पैसा अभी रह गया है? अभी मेरा अन्य विभागों का पैसा, कई विभागों का पैसा है, वो खुद ही उस पैसे की इंक्वायरी करके लाएंगे, जब भी वो निकलेगी वो हमको पता नहीं है। हमने उनको बोला है, लेकिन जिन विभागों ने हमको बताया है उस हिसाब से हम उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक कितना पैसा मिल चुका, किन विभागों से पैसा मिल चुका है? टीचर विभाग का पैसा मिला है कुल हमको। अच्छा। वो भी हमने अपने से ही कार्रवाई और भाग दौड़ करी है, जब हमको उसका वो सबूत मिला, जब वो हमको पैसा धरने पे बैठने से मिला है, बिना धरने के वो भी नहीं मिला है। जैन जी से और क्या क्या चर्चा हुई? जैन जी से यही चर्चा हुई है, बाकी कि उन्होंने पोल टैक्स थे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा है, ना कोई बात की उनके बारे में। केवल वे एक शहीद के परिवार के और शहीद के दर्द के हिसाब से वो मिलने आए हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बातें की हमसे। सर, एक वीरांगना का मामला है, उन्होंने अपनी मांग रखी, बताया गया है कि उसकी मांगे पूरी नहीं हुई है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, प्रकरण में 1 जुलाई को ये अपने धरना स्थल पर वहाँ बैठी थी। उस वक्त जो है मैं सदर के साथ इससे वार्ता की थी, क्योंकि जो मूर्ति का अनावरण इनको कराना था, उन्होंने कहा कि हमारे अनावरण से पहले हमारी जो मांगे पूरी हो जाएंगी तब हम अपनी जो है मूर्ति का अनावरण कराएंगे। उसमें इनकी 5 मांगे थी इनकी, और जिलाधिकारी महोदय भी मौके पर गए थे रात में, और रात में वार्ता करने के बाद सहमति पत्र भी बना था इनका, जिसमें इनके द्वारा जो मांगे रखी थी उस सब पर कार्रवाई कराई जा चुकी है। इनकी मेन मांग थी जो बेसिक शिक्षा विभाग से हमारा पैसा है 65,57,000 रुपये वो उनको दिया जाए। दूसरी मांग थी वो उनको दिया, उसका चेक जो है दे दिया गया है। साथ में इनका ये मांग थी कि जो गांव का जो प्रवेश द्वार जो है वो बनाया जाए। प्रवेश द्वार जो है बनाने की जो है कार्रवाई जो है की जा चुकी है, निर्माण जी ने बन भी रहा। तीसरे इनकी ये मांग थी कि जो विद्यालय का नामकरण जो है शहीद कौशल कुमार के नाम से किया जाए, वो भी जो है कौशल कुमार से इनका नामकरण भी करा दिया गया है। इनकी एक डिमांड ये थी कि हमें फ्री विद्युत का कनेक्शन दिया जाएगा, तो इनका जो अनुरोध पत्र था वो तुरंत को जो है भेजा जा चुका है, और जो औपचारिकताएँ हैं वो इनके द्वारा पूरी की जानी है। और ये अपना तुरंत विभाग में जो विभाग से अपनी औपचारिकताएँ पूरी नहीं आए, तो निर्माण सारा अगर फ्री तो अनमने नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर से जो देसाई जी हैं इनके जो महाप्रबंधक हैं उनका ऊपर से बात करके अगर उनको अनुमति मिलती तो उनको फ्री कनेक्शन दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इनका एक ये था कि चौराहे पर का एक चौराहे का जो है नामकरण किया जाए,
तो इसके लिए जो है नगर निगम से प्रस्ताव पारित करके डीएम साहब ने कहा कि जो है कराया जाएगा। तो और सस लाइसेंस स्वीकृत करने की बात है, तो डीएम साहब ने ये भी कहा था कि जिस दिन इनका मूर्ति का अनावरण कराएगी उस दिन इनको जो है सस लाइसेंस दिया जाएगा। तो उनकी मांगों के संबंध में तो इनके विचार भी हो गया है और जो है इनको मांगे मानी भी लेगी पूरी भी हो गई है। जो एक मांग इनकी चौराहे की वो प्रस्ताव के बाद हो जाएगा। अब इनके द्वारा पुनः जो है वो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अन्य विभागों से जो पैसा जो है दिया जाए, तो अन्य विभागों से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया गया तो इनको कहाँ दिया जाएगा। तो इस संबंध में जब एक बार इनकी लिखित रूप में उनको दे दिया कि हमारी कोई मांग शेष नहीं, तो बार बार जो है मांगे रख करके और मतलब शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के जो है कार्य कर रहे हैं, जबकि मांगे इनकी पूरी की जाती है। ठीक। खबर जनपद के कासगंज से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने की। सभी पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष सोलंकी ने माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए। पदाधिकारियों ने भाजपा के लिए तन मन से पूरी मेहनत के साथ काम करने की बात कही। साथ ही आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने भाजपा की कार्यशैली को गिनाते हुए और दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ में भाजपा की सदस्यता ली। कासगंज में पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा देर शाम थाना सोलो का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन के निरीक्षण के दौरान वर्दी स्टोर में रखे सामान का निरीक्षण कर सामान को सही प्रकार से वितरण करने एवं बेहतर साफ सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के कर्मचारियों को रजिस्टर को बेहतर रख रखाव करने, थाना परिसर में साफ सफाई रखने, थाने के मालखानों में मौजूद माल के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने, थाने में खड़े माल मुकदमती वाहनों को तरीके से खड़ा कर उन पर अपराध संख्या अंकित करने हेतु निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त थानों पर पेंडिंग विवेचनाओं को गुणवत्तापूर्वक तरीके से निस्तारण करने हेतु भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया गया। जनपद कासगंज के गंजरुंडवाड़ा में अवैध रूप से चल रहे सिटी हॉस्पिटल में मंगलवार को सील कर दिया गया। सोमवार को इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। मामले में शिकायत के बाद में स्वास्थ्य विभाग ने सिटी अस्पताल को सील कर दिया है, तो वहीं अस्पताल में मौजूद सभी दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया है। गंजरुंडवाड़ा में अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सिटी हॉस्पिटल में सोमवार को इलाज में लापरवाही के चलते प्रसूता शबाना की मौत हो गई थी, जिसके बाद में परिवार वालों ने पुलिस और स्वास्थ्य महकमे में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मंगलवार को जांच के दौरान अस्पताल पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने एसडीएम पटियाली रविंद्र कुमार और गंजरुंडवाड़ा के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ में सिटी अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं अस्पताल में रखे सभी दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां पर वीर सपूत एनएसजी कमांडो रविंद्र चौहान को नमाको से विदाई दी गई। सैनिक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव अंतिम दर्शन के बाद में शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में क्षेत्र के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। अरविंद का पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई ने लिया और मौके पर थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ में पहुंचे। गांव के सभी लोग अरविंद को देख अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए और अरविंद की मां ने कहा कि मेरा अरविंद शेर था और अरविंद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने फूल वर्षा कर अरविंद का स्वागत किया और सभी भाइयों का कहना है कि हम अपने भाई की तरह आर्मी ज्वाइन करेंगे और अपने देश को और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। तो वहीं प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी एटा सदर अलंकार अग्निहोत्री, सीओ सदर इरफान नासिर खान के साथ में ही कई थानों के थाना प्रभारी एवं पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सैनिक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के बाद में शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भी क्षेत्र के भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सैनिक अरविंद चौहान की तैनाती जम्मू कश्मीर के राजौरी में 525 एनसी बटालियन में थी। तो वहीं 2 दिन पूर्व उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को उनके पैतृक गांव बिजौरी लाया गया था। सैनिक अरविंद चौहान के अंतिम दर्शन को उनका गांव नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोगों ने भी भारी संख्या में पहुंचे। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।
निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी